एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आईडी का चैप्टर नंबर 6, जो कि है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इससे पहले जो 5 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी डन है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं बुक से, वन शॉट है, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो चैनल पे। ओके, तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट के साथ। अगेन इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस इसमें से अच्छे तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है आपको पता ही होगा। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी एक्टिविटी जिससे एक पर्सन अर्न कर पा रहा है और लाइवलीहुड अर्न कर पा रहा है। ठीक है, इसमें आपको आगे चलते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे एक कीवर्ड पकड़ना है। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब क्या है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है। कि कुछ लोग परमानेंट बेसिस पे हायर्ड होते हैं, ठीक है, जो पूरे साल ही एम्प्लॉयड हैं। कुछ सीजन वाइज एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट्स का केस होता है। तो वही चीज़ है कि मल्टीफेसेटेड है, अलग अलग टाइप की एम्प्लॉयमेंट हमें देश में देखने के लिए मिल सकती है। तो मल्टीफेसेटेड है, मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे सबसे पहले टॉपिक आता है कि एक वर्कर कौन होता है। तो वर्कर लिखा है कि एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, एक वो पर्सन जो काम कर रहा है, जो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर वो चाहे फार्मर्स हों, मैनेजर्स हों, लेबरर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो सब किस में आते हैं? वर्कर्स में ही आते हैं। ठीक है, वर्कर में आएगा कौन कौन? तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार, जो पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है या किसी के लिए काम कर रहा है, तो उनको ही हम वर्कर मानते हैं। ऐसा नहीं है, वर्कर एक ब्रॉडर कैटेगरी है। तो उसमें कौन कौन आ सकता है? इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपने रिसोर्सेज को यूज करके काम कर रहे हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, या कोई टीचर है जो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। दूसरा टाइप होता है पीपल हु रिमेन टेम्पररीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस। अगर कोई पर्सन टेम्पररी बेसिस पे एब्सेंट है, काम नहीं कर पा रहा कोई भी रीजन की वजह से, तो वो भी वर्कर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट कौन सा है? पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स। मतलब अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो जो हैं लोग, वो भी वर्कर्स के अंडर ही आते हैं। तो वर्कर्स में सभी टाइप के लोग आएंगे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो हायर्ड हो, या चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे एब्सेंट हो काम से। ठीक है, ओके जी। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स हमें इधर गिवन है। तो इसमें आपको एज सच नंबर याद नहीं रखना। हमें यहाँ पे गिवन है कि रूरल विमेन पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अर्बन विमेन। मतलब जब आप डेटा देखोगे तो अर्बन विमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, रूरल विमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इक्वेशन आया हुआ है बोर्ड्स में। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रूरल एरियाज में एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो आपको काम करने जाना ही पड़ता है। ठीक है, और अर्बन की अगर बात करें तो अर्बन में जो मेल्स हैं वही इतना अर्न कर रहे हैं, रीजनेबल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं कि बेसिकली वहाँ पे फीमेल को हेल्प ही नहीं करते या प्रमोट ही नहीं करते कि वो भी काम करे। ठीक है, तो रूरल एरियाज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फोर्सफुली विमेन काम करती हैं। ओके जी। अब इसमें लिखा है कि इन रूरल एरियाज मेनी women कैरी आउट वर्क्स जैसे कि कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड एंड पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर। दे आर ईदर नॉट पेड वेजेस इन कैश और आर पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो मतलब क्या है कि रूरल एरियाज में जो वुमेन हैं वो काम करती हैं, बट उनको ना तो कैश में पे किया जाता है और ना ही फूड ग्रेन्स के फॉर्म में पे किया जाता है। और इसीलिए हम उन विमेन को वर्कर्स की कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, हाउएवर इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट दीज women शुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्कर्स। तो वर्कर्स में काउंट तो नहीं करते क्योंकि पे नहीं किया जा रहा, बट माना जाता है कि उनको वर्कर्स कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेबर फोर्स। दो चीजें हैं, एक तो लेबर फोर्स और दूसरा पॉइंट आता है वर्क फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट। लेबर फोर्स होता है जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड की। ठीक है, अगर हम देश में एम्प्लॉयड पीपल और अनएम्प्लॉयड पीपल दोनों को ऐड कर देंगे तो लेबर फोर्स निकल के आता है। लेबर फोर्स रेफर्स टू ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग
बट दे आर सीकिंग अ जॉब और अवेलेबल फॉर वर्क। तो मतलब जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो, और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा लेबर फोर्स। ठीक है। अब लेबर फोर्स में हमें तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट्स हैं, इनको एक्सक्लूड करना है। तो आप टोटल पॉपुलेशन में से ये तीन पॉइंट्स हटा दो, हमारे पास लेबर फोर्स आ जाएगी। सबसे पहले अनफिट पीपल, जैसे कि ओल्ड या हैंडीकैप्ड पीपल अगर हैं, तो ऑफ कोर्स वो एबल नहीं है काम करने के लिए, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते। दूसरा, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करने के लिए विलिंग ही नहीं है, उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और तीसरा है पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो वो लोग भी कंसीडर नहीं होते इन द कैलकुलेशन ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है। ओके। इसके बाद एक पॉइंट आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन करोगे तो आपके पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, की टोटल पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स कितनी है, उससे आपके पास निकल के आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिससे हम देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन चेक कर सकते हैं। ओके। डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क फोर्स। अभी तक जो पढ़ा वो लेबर फोर्स था। नेक्स्ट है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या है, वर्क फोर्स में हम बात करते हैं सिर्फ उन लोगों की जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो होती है वर्क फोर्स। एक्चुअली एम्प्लॉयड मतलब कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल की, सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल की। और अगर हम बात करें लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स में हमने दोनों को कंसीडर करा, एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड भी। सो अगर मुझे बेसिकली हमारे पास एक ये फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर मैं वर्कफोर्स में से, अगर मैं सॉरी अगर मैं लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पीपल माइनस कर दूं तो वर्कफोर्स निकल के आएगा। बहुत सिंपल है। वर्कफोर्स में हम बात करते हैं एम्प्लॉयड पीपल की। ठीक है। लेबर फोर्स में हम बात करते हैं एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड की। ठीक है। तो अगर मैं लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड हटा दूं तो मेरे पास एम्प्लॉयड बचेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स बोलते हैं। ओके। ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल तो कैसे आएगा, लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स हटाओ, अनएम्प्लॉयड पीपल। और रेट अगर परसेंटेज चेक करनी है तो कैसे आएगी, अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में कई बार दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअल में वर्कर्स हैं। ठीक है। उसको हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है। अब ये क्या डिनोट करती है, क्या शो करता है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अगर हायर रेशो है तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, और अगर लो है रेशो तो मतलब कम लोग एक्टिविटीज में हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, ये हो गया डन। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है। मेन है, विमेन है, रूरल एंड अर्बन। तो अगर इस टेबल में हम चेक करें तो मेन का प्रपोर्शन आप देखो अर्बन में ज्यादा है, रूरल में कंपैरेटिवली कम है। और विमेन का जो प्रपोर्शन है वो अर्बन में कम है, रूरल में ज्यादा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया ऑलरेडी। देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन आता है कि रूरल एरियाज में विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो पॉइंट क्या लिखा है कि इट हैपन्स बिकॉज मोर फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। क्यों, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो भी रूरल एरियाज में काम कर रही होती हैं। लेकिन अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो जो मेल वर्कर्स हैं दे आर अर्निंग रीजनेबली गुड इनकम, और जिसकी वजह से अर्बन फैमिलीज विमेन को डिस्करेज करते हैं काम करने के लिए। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी समझ लिया। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप्स हैं, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। और वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो पार्ट्स हैं, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। ठीक है।
सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक पर्सन अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, अपनी खुद की रिसोर्सेज यूज करके काम कर रहा है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन माना जाता है। ठीक है। सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अबाउट 52.2% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ओके। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एक पर्सन जो अपनी खुद की लैंड लेबर कैपिटल यूज करके काम कर रहा होता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएगा। सिंपल बात है कि अगर एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वो किसी के अंडर हायर्ड है, ठीक है, तो वो चला जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट में। बट अगर वो टीचर अपने खुद ही के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होगा। ओके, डन। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जिसमें एक वर्कर अपनी लेबर सेल करता है और उसके एक्सचेंज में वेजेस या सैलरी अर्न करता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले रेगुलर वर्कर्स, दूसरे कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो रेगुलर बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे हायर किए जाते हैं और उनको परमानेंट बेसिस पे ही काम करना होता है और उनको रेगुलर वेजेस मिलती हैं। ठीक है। सो व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, तो परमानेंट बेसिस पे हायर्ड होते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ओके। और दूसरे होते हैं कैजुअल वर्कर्स, जो बेसिकली टेम्पररी बेसिस पे जिन्हें हायर किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। सो हु आर कैजुअली एंगेज इन अदर फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइज एंड गेट द रेम्युनरेशन फॉर द वर्क डन। ठीक है। सो दे आर नॉट हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। इनकी ना तो रेगुलर इनकम होती है, ना ही गवर्नमेंट से कोई स्कीम मिलती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती और सोशल बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। ठीक है। ओके, जैसे कि ब्रिक मेकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो सभी कैजुअल वर्कर्स में आते हैं। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे उन्हें हायर किया जाता है। ओके। इसके बाद आगे चलें अगर हम, तो आपको ये यहाँ पे अब डेटा गिवन है जिसमें आपको जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग हैं, कैजुअल में कितने हैं, रेगुलर में कितने हैं। ठीक है। तो अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, येलो वाला जो है, ये ग्रीन वाला, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। तो फीमेल और मेल दोनों में ही 52% हमें दिख रहा है। ठीक है। हम बात करें कैजुअल वर्कर्स की और रेगुलर सैलरीड की, तो इसमें क्या शो हो रहा है कि विमेन के केस में रेगुलर सैलरीड में सबसे कम है विमेन का प्रपोर्शन, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन और काफी बार आया है कि विमेन का जो प्रपोर्शन है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, वो कम क्यों है। ठीक है, लेसर विमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। क्यों? तीन रीजंस हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग विमेन ड्यू टू सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, फैमिली के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं कि रेगुलर सैलरीड में देखो, एक तो ना आपको हो सकता है कि किसी और एरिया में जाके, किसी और स्टेट में जाके जॉब करनी पड़े, काम करना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं फैमिली के, जिसकी वजह से मोबिलिटी कम होती है अमंग दी विमेन। दूसरा, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में जॉब स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और एजुकेशन भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि हमें विमेन के केस में थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। ठीक। ओके। सो इसीलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में विमेन का प्रपोर्शन कम क्यों है, उसके पीछे ये तीन रीजंस हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ओके। आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज बताया, तो ये आप वैसे ही रीड कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या सिचुएशन है। ठीक। चलो, इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं बेसिकली हमारे रूरल एरियाज की, सो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होते हैं, और एग्रीकल्चर में होते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं, अपने फार्म होते हैं, तो वो उसी पे काम करना प्रेफर करते हैं, और वो किसके अंडर आता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सो रूरल एरियाज में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिखती है। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन केस ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके। चलो, इसके बाद टॉपिक आता है अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस चैप्टर से ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक। सो ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 50 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैव ऑलवेज एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो अब इसमें आपको डेटा गिवन है कि 1950 से लेकर 2010 तक जो इंडिया का जीडीपी है वो पॉजिटिवली इंक्रीज हुआ, और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट से ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा था। ठीक है। देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रीव एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। ये लाइन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकती है कि देश का जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन एम्प्लॉयमेंट 2% तक ही इंक्रीज हो पाया। ठीक है। और इसमें आगे क्या गिवन है? हाउएवर इन द लेट 1990 एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। तो इसमें आपको प्रीवियस डेटा बताया कि 1990 में जो इंडिया का ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट का वो कम होता जा रहा था, ऑल्दो जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा था बट एम्प्लॉयमेंट डाउन जाता जा रहा था। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। द गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वाज वाइडनिंग। जीडीपी और जो ग्रोथ है दोनों के, सॉरी, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। इसी ट्रेंड को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके। ठीक। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही नहीं रहा। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है? It is a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in the employment opportunity. अब प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में, बट एम्प्लॉयमेंट हमारा नहीं बढ़ पा रहा। तो ये जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ है ना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। अब तो एआई आ गया है, तो एआई में यही तो चीज़ है कि अगर आपको सपोज कंटेंट लिखवाना है बढ़िया सा, तो या तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करो, या आप वही काम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर लो। तो प्रोडक्शन तो हो जाएगा, सर्विस तो आप प्रोवाइड कर ही दोगे, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वही काम आपने टेक्नोलॉजी से करा लिया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर लिया। तो ये क्या है? जॉबलेस ग्रोथ है। ओके। पेपर में आपको हो सकता है ये डायग्राम गिवन हो, ये ग्राफ गिवन हो। ओके, तो ये ग्राफ आपको यही शो कर रहा है कि ये जो रेड वाली लाइन है ये तो एम्प्लॉयमेंट की लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये जीडीपी की लाइन है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जीडीपी का जो कर्व है, जो लाइन है, वो तो ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट डाउन जा रहा है। तो ये क्या शो हो रहा है यहाँ से? जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। ओके, डन। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ये क्या टॉपिक है? देखो, हमने कैजुअल वर्कर्स पढ़े, हमने सेल्फ एम्प्लॉयड पढ़ा, हमने रेगुलर सैलरीड पढ़ा। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो लोग हैं ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट होते जा रहे हैं टू द कैजुअल वेज वर्क। ठीक है, कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट छोड़ के कहाँ पे आ रहे हैं? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में आते जा रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं कि कैजुअलाइजेशन देखने के लिए क्यों मिल रहा है, क्यों लोग कैजुअल वर्कर्स की तरफ जा रहे हैं? तो देखो इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें मेंशन्ड है, स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए हमें कम मिल रही है, जिसकी वजह से लोग कैजुअल जॉब्स को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल लेबर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से कैजुअल लेबर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर बिकमिंग कैजुअल वर्कर्स ड्यू टू लो स्कोप ऑफ अर्निंग्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो जो फार्मर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम देखने के लिए मिल रही है ना। वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर क्राउडेड है, तो जिसकी वजह से कहाँ पे जा रही है पॉपुलेशन? कैजुअल वर्कर्स की तरफ। Okay, and displacement of workers from large industries in urban areas has shifted the status of regular to casual workers. Regular में आपको नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से लोग कहाँ पे जाते जा रहे हैं? कैजुअल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। सो दीज वर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन। ओके, डन। इसके बाद एक टॉपिक आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। सो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखो, इसमें आपको सेक्टर समझने हैं। दो सेक्टर्स होते हैं। एक है हमारे पास फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर, इसी को आप ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हो। और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड।
ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल की अगर हम बात करें ना, तो फॉर्मल में हम लेते हैं सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑल द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विद विच एम्प्लॉय 10 और more हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। मतलब क्या है कि सारे पब्लिक बॉडीज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट, और जितने प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग हायर्ड हैं, उन सभी को हम फॉर्मल सेक्टर का पार्ट मानते हैं। ठीक है, और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो होंगे फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, जितने ही फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बेहतर होती है, तो वो अर्निंग्स भी उनकी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, दे कैन मेक ट्रेड यूनियंस अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर यही है। और अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल की, तो इसमें क्या आएंगे, वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 से कम लोग हैं। ठीक है, सारे गवर्नमेंट तो फॉर्मल में आ जाएंगे, जितने ही प्राइवेट हैं जिसमें 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो भी फॉर्मल में आएंगे। तो बचे कौन से, वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 या 10 से कम लोग हैं। ठीक है, लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10। ओके। अच्छा, अब इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, जैसे कि फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, स्मॉल एंटरप्राइज के ओनर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए। ठीक है, जो छोटे अभी इनिशियल स्टेज में ही है स्टार्टअप्स, वो सब किस में आएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनफॉर्मल के केस में जस्ट रिवर्स है कि ना तो इनकी रेगुलर इनकम होती है, ना ही इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, ये ट्रेड यूनियंस भी नहीं बना सकते, गवर्नमेंट से भी इन्हें एज सच कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, बट लिखा क्या है कि इंडिया में 94% एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है, और रिमेनिंग 6% किस में है, रिमेनिंग 6% ऑर्गेनाइज्ड में है। ओके, क्योंकि अगर आप फॉर्मल सेक्टर में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वाइज ज़्यादा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इतना नहीं है। ठीक। ओके, तो इसमें आपके पास यही लिखा है। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्केट। दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट कंडीशंस आर फेवरेबल एंड दे आर फायर्ड व्हेन देयर इज स्लो डाउन। तो इनफॉर्मल सेक्टर के केस में डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। अगर मार्केट अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हायर कर लिया जाता है। बट अगर लगता है मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, जैसे कि कोविड के टाइम पे या कोई पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस केस में जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होती, ले ऑफ भी बहुत जल्दी होते हैं फिर। ठीक है। ओके, सो टॉपिक था इनफॉर्मलाइजेशन। सो अब आपको फॉर्मल सेक्टर समझ आ गया, आपको इनफॉर्मल सेक्टर समझ में आ गया। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, कि लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़ के इनफॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। ओके, इसके बाद ये डिफरेंस आपको गिवन है, ये आप रीड कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे जस्ट डेटा गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, कि इसमें लिखा हुआ है विद द एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो हमें पता है कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट वहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटी है वो कम है, इनकम कम है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दम पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर को डेवलप करेगा। ठीक है, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है, अगर इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड आता है तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ें देखता है। ठीक है। ओके, इसके बाद जस्ट खत्म ही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने अभी तक एम्प्लॉयमेंट की बात करी, अब अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और पता ही होगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है जिसमें जो लोग विलिंग भी हैं, एबल भी हैं टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, उनको काम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उनको काम नहीं मिल पा रहा। ओके, इसमें भी ध्यान रखना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज़ ऑल्सो मल्टीफेसेटेड।
नॉट यूनिफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड यानी कि अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, मल्टीपल। ठीक। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिवन है कि अगर आपको देखना है कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपके पास तीन सोर्सेज यहाँ पे गिवन है। या तो सेंसस कर लो, ठीक है, या फिर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेज से हम डेटा ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक। आपको अगेन ये याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि अगर आपको एमसीक्यू कुछ बने तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल, तीन टाइप्स हमें गिवन है, डिस्गाइज्ड, सीजनल, ओपन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आपको पता होगा, इसी का दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या है कि एक एक्टिविटी में जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल से ज़्यादा लोग, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो है, उन्हीं को हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ सिचुएशन वेर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं कि एक ज़मीन है सपोज, उस पर ज़रूरत तो 5 लोगों की है, पर लगे हुए कितने हैं, 9 लोग। तो जो 4 एक्स्ट्रा हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो वो क्या माने जाएंगे, अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। ठीक है। इसमें आपके पास लिखा क्या है एक लाइन कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज जीरो। मार्जिनल यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी जो सरप्लस लेबर दे रहा है वो जीरो मानी जाती है। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर सीजन में तो एम्प्लॉयड हैं, बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड हैं, सीजन वाइज। ठीक है, सीजनल बिजनेसेस होते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा केस है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में डेफिनेशन क्या गिवन है कि वो लोग जो एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, बट काम नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आप बहुत इजीली देख सकते हो। डिस्गाइज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस है कि डिस्गाइज्ड में ऐसा लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, पर देखने में ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बट ओपन में आप क्लियरली बता सकते हो कि बंदा खाली बैठा है, आइडल है। ठीक है। ओके, सिंपल। चलो, इसके बाद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे के कारण क्या क्या हैं। तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही। दूसरा हमें पता है पॉपुलेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके पीछे का एक रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होता ही होता है। देश में जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही, है ना, सब तक नहीं पहुंच सकती चीज़ें। तीसरा है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, फार्मिंग सेक्टर को निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम आपको पता ही है किस तरह का है, एकदम ही बेकार, डिफेक्टिव। ठीक है। स्लोअर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बट उनको इतना पुश नहीं मिल पा रहा, प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉजेज हैं एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, अब क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, तो जस्ट आपको रिवर्स करना है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो जीडीपी को इंक्रीज करो, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है हमें। ठीक है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करो, उनको सपोर्ट करो। ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है गवर्नमेंट को। तो ये सब आप जनरल इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा, एक टॉपिक आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो इसमें एक लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसमें बेसिकली रूरल एरियाज के लोगों को 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो एक तो ये पॉलिसी है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रही है। डायरेक्टली कैसे कि गवर्नमेंट अपने ही डिपार्टमेंट्स में, अपने ही ऑफिसेज में वैकेंसीज ओपन करती है, जिसको हम सरकारी नौकरियां बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है। या दूसरा तरीका इनडायरेक्ट वे में कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करो, क्योंकि वो फर्दर जॉब क्रिएट करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टार्टअप सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे, बढ़ावा देगी, तो वहां से भी कहीं ना कहीं जॉब का क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है। ओके। डन। इसके बाद आपको एक और यहाँ पे पॉलिसी मिल जाएगी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इसके थ्रू हम पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। ठीक है। तो बस इतना ही ये चैप्टर है। ठीक है। सिंपल जनरल चैप्टर, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट बता ही दिए। ऑल्दो मैंने सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट बताया है, बिकॉज हर एक टॉपिक से हर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप सिलेक्टिवली काम नहीं कर सकते। आप बुक में जो बैक क्वेश्चंस हैं वो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।